मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक आम सी लड़की थी जिसकी जिंदगी ज्यादातर अपने घर, अपने खानदान और महदूद दायरे के अंदर ही गुजरती थी। मगर मेरी जिंदगी में वो दिन एक बड़ा मोड़ लेकर आया जब मेरे शौहर को ईरान में एक अच्छी मुलाजमत मिल गई और अचानक हमारे लिए एक नया मुल्क, नई जुबान और नया माहौल सामने आ गया। शुरू में मुझे ये सब एक ख्वाब की तरह लगा कि शायद मैं अपने शौहर के साथ एक नए मुल्क में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी जहां सब कुछ बेहतर होगा। मगर जैसे ही हम ईरान पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही थी। वहां का माहौल, लोगों का अंदाज, जुबान की मुश्किल और अजनबियत ने मुझे अंदर से थोड़ा सा परेशान भी कर दिया था। मगर मैंने खुद को समझाया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगे क्योंकि उनकी जॉब की ड्यूटियां ज्यादा थीं और वो अक्सर दिन के ज्यादातर हिस्से में बाहर रहते थे, जिसकी वजह से मैं ज्यादातर वक्त घर में अकेली रहती थी। शुरू में तो ये अकेलापन मामूली सा लगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये खामोशी मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा करने लगी। घर के काम, खाना बनाना और छोटी मोटी जरूरियात के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। और यही वो वक्त था जब मैं पहली बार ईरान के मकामी बाजार से वाकिफ हुई। बाजार बहुत बड़ा और मुख्तलिफ था। वहां की खवातीन ज्यादातर खुद ही खरीदारी करती थी और मर्द कम ही नजर आते थे। ये बात मेरे लिए नई थी क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर मर्द भी साथ होते हैं या कम से कम रास्ता आसान होता है, लेकिन यहाँ हर औरत अपने तौर पर खुद काम करती नजर आती थी। मैं जब पहली बार अकेली बाजार गई तो थोड़ी घबराहट भी थी क्योंकि जुबान नहीं आती थी और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत हो पाती थी। मैं सिर्फ इशारों और थोड़ी बहुत समझ के साथ अपनी जरूरत की चीजें लेकर वापस आ जाती थी। वक्त के साथ साथ मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि यहाँ की खवातीन बहुत मुनज़्ज़म और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत मसरूफ रहती हैं। उनके अंदाज में एक खुद एतमादी थी जो मेरे लिए नई थी। जब मैं बाजार में गई तो मेरी मुलाकात एक ईरानी खातून से हुई जो बहुत नरम मिजाज और खुश अखलाक थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा कर बात की, हालांकि मुझे उसकी जुबान पूरी तरह समझ नहीं आती थी, मगर उसका अंदाज बहुत दोस्ताना था। इसी लम्हे मुझे लगा कि शायद यहाँ भी मैं कुछ दोस्त बना सकती हूँ। मेरे शौहर ने भी बाद में मुझे कहा कि मैं कोशिश करूँ कि कुछ लोगों से ताल्लुक बनाऊं ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। उसने मुझे एक दिन अपने एक कॉलीग के घर भी ले जाना शुरू किया जहां उसकी बीवी से मेरी मुलाकात हुई। वो भी बहुत मुहज्जब और नरम दिल औरत थी जिसने मुझे बहुत इज्जत दी, हालांकि मैं नई और अजनबी थी। वहां मुझे ये एहसास हुआ कि ईरानी खवातीन बाहर से सख्त या मुख्तलिफ नजर आती है, मगर अंदर से वो भी एक आम इंसान है जो दोस्ती और बातचीत को पसंद करती है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहां की जिंदगी को समझना शुरू किया, जुबान के कुछ अल्फाज सीखने की कोशिश की और रोजमर्रा के मामूलात में खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिल में एक तरह की तन्हाई रहती थी जो शायद नए मुल्क और अपने घर से दूर होने की वजह से थी। मेरे शौहर की मसरूफियात बढ़ती जा रही थी और मैं ज्यादातर वक्त घर में ही गुजारती थी। कभी कभी मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती और सोचती कि मेरी जिंदगी अब कहाँ जा रही है। क्या मैं वाकई इस नए माहौल में खुश रह पाऊंगी या हमेशा एक अजनबी ही रहूंगी। इन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा और लोगों से घुलना मिलना होगा ताकि मैं इस नए मुल्क में खुद को अकेला महसूस न करूं। यही वो आगाज था जिसने मेरी जिंदगी को एक नए सफर की तरफ धकेल दिया था। एक ऐसा सफर जिसमें बहुत कुछ नया था, कुछ अच्छा भी और कुछ ऐसा भी जो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। मगर उस वक्त मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे अपने आप को इस नए माहौल के मुताबिक ढालना है और अपने शौहर के साथ इस नई जिंदगी को कबूल करना है, चाहे ये आसान हो या मुश्किल, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ मैंने ईरान की रोजमर्रा जिंदगी को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया था, मगर अभी भी बहुत सी चीजें मेरे लिए नई और अजीब थीं। खास तौर पर वहां के लोगों के रहन सहन और रोजमर्रा मामूलात में ऐसे पहलू थे जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देते थे। मैं जब भी बाजार जाती तो एक चीज बार बार नोट करती थी कि वहां की ज्यादातर खवातीन अपने साथ कुछ खास चीजें जरूर रखती थीं और उनकी खरीदारी भी कुछ मखसूस अशिया के गिर्द घूमती थी। पहले पहल मुझे यह सब मामूली सा लगा, मगर जैसे जैसे मैं ज्यादा बार बाजार जाने लगी तो मेरे जहन में सवालात बढ़ने लगे। खास तौर पर एक चीज
जिसका जिक्र अक्सर खवातीन आपस में करती थी, मगर मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता था। वो मेरे लिए एक पुरस्कार बात बन गई थी। जबान की रकावट की वजह से मैं किसी से बराह रास्त सवाल भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ज्यादातर अंदाजे लगाती रहती थी। कभी लगता कि शायद ये कोई आम सी चीज है, और कभी लगता कि शायद इसका ताल्लुक किसी खास रस्म या आदत से है। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात दोबारा उसी ईरानी खातून से हुई जो पहले भी मुझसे बहुत खुश इखलाकी से मिली थी। इसका अंदाज हमेशा की तरह दोस्ताना था, और वो कोशिश करती थी कि मुझे यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में आसानी हो। वो मुझे अक्सर अपने साथ बाजार ले जाती और रास्ते में मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताती रहती, मगर चूंकि मेरी जबान अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो और दूसरी खवातीन किसी खास चीज के बारे में काफी बातें कर रही हैं, और वो चीज उनकी रोजमर्रा जिंदगी में किसी न किसी तरह अहम लग रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये कोई मकामी रवायत या सेहत से मुतालिक चीज होगी, मगर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह इस राज को समझ सकूं, मगर पूछने का तरीका मेरे पास नहीं था। इसी दौरान मेरी दोस्ती उसी ईरानी खातून से मजीद गहरी होने लगी। वो मुझे अक्सर घर के कामों और यहाँ के तरीकों के बारे में समझाती थी, कभी कपड़ों के बारे में, कभी खाने पीने के बारे में, और कभी खवातीन की रोजमर्रा आदात के बारे में। लेकिन एक चीज जो बार बार मेरे जहन में आती थी वो यही थी कि यहाँ की खवातीन एक खास चीज को बहुत अहमियत देती हैं, और इसके बारे में इतनी बात क्यों होती है। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं खुद से अंदाजा लगा सकूं, मगर हर बार मैं कंफ्यूज हो जाती थी। मेरे शौहर की मसरूफियत वैसे ही ज्यादा थी, और वो अक्सर कहते थे कि वक्त के साथ सब चीजें समझ आ जाएंगी, मगर मेरे लिए हर दिन एक नया सवाल लेकर आता था। मैं चाहकर भी इस मौजू को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मेरे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद था, बाजार में, बातों में और खवातीन की गुफ्तगू में। आहिस्ता आहिस्ता मेरी यही क्यूरियोसिटी एक बड़े सवाल में बदलने लगी, और मैंने फैसला किया कि जब भी मौका मिला मैं इस बात की हकीकत जरूर जानूंगी, चाहे मुझे किसी से बराह रास्त पूछना ही क्यों ना पड़े। लेकिन इस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सादा सा सवाल मेरे लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी गलत फहमी और एक मुकम्मल तब्दीली की वजह बनने वाला है। और यही वो लम्हा था जहां मेरी कहानी एक नए और गैर मुतवक्के मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी उलझन कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। मैं ईरान की जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश तो कर रही थी, मगर कुछ चीजें ऐसी थीं जो मेरे जहन में बार बार सवालात पैदा करती थी। खास तौर पर वही एक परअसरार मौजू जिसके बारे में मैंने पहले भी महसूस किया था कि यहाँ की खवातीन उसको बहुत अहमियत देती हैं, मगर मेरी महदूद जबान और कम मालूमात की वजह से मैं सही बात तक नहीं पहुंच पा रही थी। कभी कभार मैं सोचती कि शायद ये कोई आम सा रोजमर्रा का हिस्सा होगा, मगर फिर उन खवातीन का रवैया उसे मेरे लिए मजीद मशकूक बना देता था। इन्हीं दिनों मेरी दोस्ती जिस ईरानी खातून से हुई थी वो अब मेरी जिंदगी में काफी अहम बन चुकी थी, क्योंकि वो मुझे अक्सर अपने साथ ले जाती और मुझे यहाँ के तरीके समझाने की कोशिश करती थी। मगर मसला ये था कि हर बार बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरी समझ आधी रह जाती थी। एक दिन वो मुझे बाजार लेकर गई, और वहां एक बार फिर वही मौजू सामने आया जिसने मेरे जहन को हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि कुछ खवातीन आपस में इस बारे में बहुत आम अंदाज में बात कर रही थी, जैसे ये उनके लिए कोई नॉर्मल चीज हो, मगर मेरे लिए ये सब एक राज की तरह था। मैंने कई बार कोशिश की कि किसी तरह इसका मतलब समझ सकूं, मगर हर बार नाकाम रही। मेरे अंदर अब यह ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि मैं इस हकीकत को जानूं, चाहे मुझे किसी से भी पूछना पड़े। लेकिन मसला ये था कि ना मैं जबान अच्छी तरह बोल सकती थी और ना ही इतनी बेतकल्लुफी थी कि सीधा सवाल कर सकूं। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और पहलू भी चल रहा था, और वो था तन्हाई। मेरे शौहर अपनी मसरूफियात की वजह से अक्सर देर से घर आते थे और मैं ज्यादातर वक्त अकेली रहती थी। यही तन्हाई मेरे अंदर सोचों को मजीद गहरा कर रही थी। मैं अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती और सोचती कि आखिर ये सब क्या है जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मगर मैं समझ नहीं पा रही। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी दोस्त ईरानी खातून से इस मौजू पर हल्का सा
सवाल करने की कोशिश की मगर मैं बात मुकम्मल न कर सकी और वो बात टाल गई। इसके अंदाज से मुझे लगा कि शायद ये कोई हसास मौजू है या फिर मैं अभी इसे समझने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात मेरे लिए मजीद उलझन का सबब बन गई। अब मैं हर चीज को ज्यादा गौर से देखने लगी थी। हर गुफ्तगू, हर चीज की खरीदारी और हर औरत का अंदाज मेरे लिए एक पहेली बन गया था। मगर जितना मैं समझने की कोशिश करती इतना ही मैं उलझती जा रही थी। मेरे जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि यहाँ कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके बारे में मुझे अभी मुकम्मल इल्म नहीं, और यही सोच मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जा रही थी जहां मेरी गलत फहमी एक बड़े तजुर्बे में बदलने वाली थी। मैं जिस चीज को कई दिनों से एक राज समझकर उलझती आ रही थी वो आखिरकार एक ऐसे लम्हे में सामने आना शुरू हुई जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उस दिन मेरी ईरानी दोस्त ने मुझे अचानक अपने साथ घर बुलाया। उसका अंदाज मामूल से ज्यादा संजीदा था मगर फिर भी उसमें वही नर्म मिजाजी मौजूद थी। मैं उसके साथ चली गई मगर मेरे जहन में वही पुरानी सवालात घूम रहे थे। घर पहुंचकर जब हम अंदर बैठे तो वहां भी वही माहौल था, आम घरेलू बातें, चाय और रोजमर्रा की गुफ्तगू। मगर फिर बातों के दौरान वही मौजू दोबारा आ गया जिसने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा किया हुआ था। इस बार मैंने हिम्मत की और कोशिश की कि मैं साफ तौर पर पूछ सकूं कि आखिर ये चीज है क्या जिसके बारे में मैं कितने दिनों से उलझन में हूं। मेरी बात सुनकर वो पहले थोड़ी खामोश हुई, जैसे सोच रही हो कि कैसे समझ आए। फिर उसने आहिस्ता से बताया कि ये कोई पुरासरार या अजीब चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक आम सी मकामी रवायत या खवातीन की खूबसूरती और सफाई से जड़ी आदत है जिसे मैं गलत अंदाज में समझ रही थी। उसके अल्फाज सुनकर मेरे जहन में जैसे एकदम से सारी तस्वीर साफ होना शुरू हो गई। जिस चीज को मैं इतने दिनों से बड़ा राज समझ रही थी वो दरअसल मेरी अपनी गलत फहमी और जबान ना समझने की वजह से एक उलझा हुआ तस्वुर बन गया था। मुझे अपने आप पर हैरत भी हुई और हल्की सी शर्मिंदगी भी कि मैंने बगैर जाने इतना बड़ा अंदाजा लगा लिया था। वो खातून मुस्कुरा कर बोली कि हर मुल्क की अपनी रवायात होती है और जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो शुरू में सब कुछ अजीब लगता है मगर हकीकत अक्सर इतनी पेचीदा नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। इस बात ने मेरे दिल को काफी हद तक सुकून दिया मगर साथ ही एक सबक भी दिया कि सिर्फ देखकर या सुनकर किसी भी चीज का मतलब नहीं निकालना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज को एक बड़ा राज समझ रही थी वो दरअसल सिर्फ एक नॉर्मल सी रोजमर्रा की आदत थी। बार वाकई तौर पर महसूस किया कि जुबान और मालूमात की कमी किस तरह इंसान को गलत फहमी में डाल सकती है। घर वापस आकर मैं काफी देर तक इस बारे में सोचती रही और खुद से सवाल करती रही कि मैंने इतने दिनों तक बगैर तहकीक के क्यों इतने बड़े बड़े अंदाजे लगाए। मगर साथ ही मेरे दिल में ये भी आया कि ये सब मेरे लिए एक तजर्बा था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। अब मुझे पहले से ज्यादा एहसास हो चुका था कि किसी भी नई सकाफत को समझने के लिए सब्र और हकीकत जानने की जरूरत होती है और सिर्फ अंदाजों पर चलने से इंसान खुद को ही उलझन में डाल लेता है। यही वो लम्हा था जिसने मेरी सोच को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया था और मैं अब पहले से ज्यादा समझदार और मुख्तात अंदाज में चीजों को देखने लगी थी। इस वाक़े के बाद मेरी जिंदगी का अंदाज काफी हद तक बदलने लगा था। अब मैं हर चीज को पहले से ज्यादा गौर से देखती और समझने की कोशिश करती थी। ईरान में गुजारे हुए दिन मेरे लिए अब सिर्फ अजनबियत का हिस्सा नहीं रहे थे बल्कि एक सीखने का सफर बन चुके थे। जिस गलत फहमी ने मुझे इतने दिन परेशान रखा था वो खत्म हो चुकी थी, मगर इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर पैदा हुई वो ये थी कि मैंने ये समझ लिया था कि हर मुआशरे की अपनी रवायात और अपनी सादा सी आदतें होती हैं जिन्हें बाहर से देखकर समझना हमेशा आसान नहीं होता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जबान बेहतर करने पर तवज्जो दी ताकि मैं लोगों की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकूं। मेरे शौहर भी अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे और वो चाहते थे कि मैं खुद को अकेला महसूस ना करूं। इसीलिए वो कोशिश करते थे कि मैं लोगों से मिलूं जुलूं और बाहर के माहौल को समझूं। मेरी वो ईरानी दोस्त अब मेरी करीबी साथी बन चुकी थी और वो अक्सर मुझे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाती ताकि मैं यहाँ की जिंदगी को बेहतर तौर पर समझ सकूं। मैंने भी अब खुद को बदलना शुरू कर दिया था। पहले जो मैं हर बात को शक और उलझन से देखती थी अब मैं उसे समझने और सीखने की कोशिश करती थी। वक्त के साथ साथ मेरी तन्हाई भी कम होने लगी थी
क्योंकि मैंने खुद को मसरूफ रखना शुरू कर दिया था, कभी घर के कामों में, कभी सीखने में और कभी बाहर के लोगों से बातचीत में। मेरे अंदर एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही थी जो पहले नहीं थी। मैंने यह भी सीख लिया था कि हर चीज को फौरन सच या झूठ समझने के बजाय पहले तहकीक और समझना जरूरी होता है। एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वही लड़की नहीं रही जो शुरू में इस नए मुल्क में आई थी। अब मैं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा पुरएतमाद हो चुकी थी। मेरे लिए ईरान अब कोई अजनबी जगह नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा घर बन चुका था जहां मैंने अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दिया था। मेरी जिंदगी में जो तन्हाई और उलझन थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और उसकी जगह एक सुकून और समझबूझ ले रही थी। मैंने अपने सफर से ये सीखा था कि हर नया तजुर्बा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान को कुछ न कुछ जरूर सिखाकर जाता है। और मेरी ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर की कहानी थी जिसने मुझे बदल दिया था। अब मैं अपने शौहर के साथ इस नई जिंदगी को न सिर्फ कबूल कर चुकी थी बल्कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रही थी। और यही मेरे लिए इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक था कि समझ, सब्र और सच्चाई के साथ हर अजनबियत को अपना बनाया जा सकता है।